हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। पिछले लेक्चर में हमने प्रस्तावना से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व किया है। इस लेक्चर में हम शासन प्रणाली से आए हुए प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? मतलब राज्य की परिभाषा क्या है? ऑप्शंस क्या दिया है? व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। दूसरा क्या दिया है? एक निश्चित भूभाग के राजनैतिक रूप से संगठित लोग जो स्वयं पर शासन करने, कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने, अपने नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करने तथा अपनी जीविका के साधनों को सुरक्षित रखने का अधिकार रखते हैं। तीसरा क्या है? बहुत से व्यक्ति जो एक निश्चित भूभाग में बहुत लंबे समय से अपनी संस्कृति, परंपरा और शासन व्यवस्था के साथ रहते आए हैं। चौथा क्या है? एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से रह रहा समाज जिसकी एक केंद्रीय प्राधिकारी और केंद्रीय प्राधिकारी के प्रति उत्तरदायी कार्यपालिका और एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो हमसे पूछा है राज्य की सर्वोत्तम रूप से कौन सा परिभाषित कर रहा है? तो सर्वोत्तम रूप से परिभाषित कर रहा है ए ऑप्शन। क्या है ये ए ऑप्शन? व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के, मतलब कोई बाहरी दबाव नहीं है, बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवास करता है, मतलब परमानेंट है और जिसकी एक संगठित सरकार है। तो राज्य शब्द की सर्वोत्तम परिभाषा ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, इसकी एक्सप्लेन देखते हैं पहले हम लोग। राज्य शब्द एक राजनीतिक संस्था या संगठन को संदर्भित करता है जिसका तात्पर्य है एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवासित संप्रभु व्यक्तियों के समुदाय से है जिसकी एक संगठित सरकार हो तथा वह अपने आंतरिक एवं वैदेशिक मामले में बाह्य नियंत्रण से मुक्त हो। मतलब इनका बाह्य नियंत्रण कोई नहीं, किसी का कोई दबाव ना हो। वस्तुतः राज्य के मूलभूत प्रमुख तत्व चार हैं। देखिएगा, पहला क्या है? व्यक्ति या जनसंख्या। ठीक है, क्या क्या है इसके चार तत्व हैं? पहला है व्यक्ति या जनसंख्या, ठीक। दूसरा है सरकार या सत्ता। तीसरा है निर्धारित सीमांकन वाला भूभाग। चौथा है संप्रभुता। तो ये चार चीज मिलकर राज्य बनाते हैं, व्यक्ति या जनसंख्या, व्यक्ति और या जनसंख्या। दूसरा है सरकार या सत्ता। तीसरा है निर्धारित भूभाग और चौथा है संप्रभुता। ठीक है, तो ये चारों आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? ऑप्शंस क्या दिया? ध्वज, राजधानी, शासनाध्यक्ष, संप्रभुता। अभी हम देख रहे हैं संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं हम। संप्रभुता के बिना कोई राज्य अन्य तीन तत्वों के होते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से राज्य नहीं कहा जा सकता। क्योंकि मान लीजिए किसी की जगह, मतलब किसी एक जगह व्यक्ति भी है, सरकार भी है और निश्चित भूभाग भी है, लेकिन वहाँ संप्रभुता नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो राज्य हो जाएगा। क्योंकि संप्रभुता नहीं, इसका मतलब वहाँ पे किसी दूसरे राज्य का कब्जा है। आगे देखते हैं, भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन क्या है इसमें? भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, ये सही है। मई 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता भारत को मिली थी। ठीक, कब? मई 1949 में। दूसरा है राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती, ये गलत है। हमसे पूछ क्या रहा, कौन सा सही है? तो सही केवल एक है। देख लेते हैं, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है लेकिन इसके कारण भारत की संप्रभुता कम नहीं होती। राष्ट्रमंडल वास्तव में कोई वैधानिक संगठन नहीं है बल्कि इसके सदस्यों के पारस्परिक सहयोग एवं सद्भावना पर आधारित संगठन है। राष्ट्रमंडल के सभी सदस्य राष्ट्र स्वतंत्र और समान है तथा ब्रिटिश सम्राट के प्रति निष्ठा जैसी कोई शर्त या आवश्यकता नहीं है। चौथा प्रश्न क्या है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? ऑप्शंस क्या दिया? सर्वोच्च न्यायालय, संसद, संविधान, धर्म। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? संविधान सर्वोच्च है। क्योंकि जानते हैं संविधान से ही शासन के सभी अंग अधिकार एवं शक्ति प्राप्त करते हैं। तो मतलब सबका जो शासन का शक्ति मिलता है वो संविधान से ही मिलता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ऑप्शंस क्या है? लोकतंत्रात्मक, संसदात्मक, अध्यक्षात्मक, अर्धलोकतंत्रात्मक। तो भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? संसदात्मक है। इसकी डिटेलिंग कर लेते हैं। कार्यपालिका विधायिका संबंध के आधार पर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की सामान्यतः दो पद्धतियां होती हैं। पहली क्या होती है? संसदात्मक होती है, दूसरी होती है अध्यक्षात्मक। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ये शब्द ध्यान रखिएगा, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला है इसमें, संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित भी होती है। तो दोनों चीज ध्यान रखिएगा, ये कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है और कार्यपालिका विधायिका के द्वारा नियंत्रित होती है। अगला प्रश्न है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में, मतलब संसदात्मक शासन व्यवस्था के बारे में पूछ रहा। पहला ऑप्शन क्या दिया है? न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है।
दूसरा क्या दिया है, कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है। तीसरा है कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है। चौथा है विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अभी हम देख के आ रहे हैं कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। सातवां प्रश्न है, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, मतलब संसदीय व्यवस्था के बारे में हमसे फिर पूछ रहा है। ऑप्शंस क्या दिए हैं, संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। दूसरा है सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। तीसरा है सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है। चौथा क्या है, सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने के पूर्व नहीं हटाई जा सकती है। तो संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। अविश्वास प्रस्ताव लाके डिटेलिंग कर लेते हैं इसकी। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। भारतीय संविधान ने संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की है। यह इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली का अंगीकरण है। इस व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका का ही भाग होती है और यह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें वास्तविक कार्यपालिका शक्तियाँ प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद में निहित होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ये अनुच्छेद आपको याद रखना है। अनुच्छेद 75(3) क्या बोल रहा है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न इसी में है कि सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई। ऑप्शन क्या दिया हमको, ग्रेट ब्रिटेन, यूके में, बेल्जियम में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में। तो संसदात्मक सरकार सबसे पहले कहाँ बनी है, ग्रेट ब्रिटेन में बनी है। आइए देख लेते हैं वर्तमान में संसदात्मक शासन का स्वरूप जो कि अधिकांश देशों में प्रचलित है, सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन में परिलक्षित हुआ था। पुष्पेश पंत ने अपनी पुस्तक विश्व का इतिहास में स्पष्ट लिखा है कि ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली का आविर्भाव संसार के किसी भी देश से पहले हो गया था। तो कौन लिख रहा है, ये पुष्पेश पंत लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं पुष्पेश पंत, कि जो सब ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली का आविर्भाव सरकार के किसी भी देश से पहले हो गया था। अगला क्या है इसमें, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में, मतलब जो संसदीय प्रणाली है भारत में वो ब्रिटेन से ही अपनाई गई, लेकिन भारतीय संसदीय प्रणाली भिन्न क्यों है। ऑप्शंस क्या दिया, वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है। दूसरा क्या है, सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है। तीसरा है द्विसदनीय विधायिका है। चौथा है न्याय पुनर्विलोकन की प्रणाली है, मतलब जुडिशियल रिव्यू भारत में मौजूद है जो कि ब्रिटेन में नहीं है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी। देख लेते हैं इसके अतिरिक्त, मतलब ये जुडिशियल रिव्यू के अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त वास्तविक एवं नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व तथा द्विसदनीय विधायिका भारत एवं ब्रिटेन दोनों की संसदीय प्रणाली में लागू है। मतलब ऊपर के तीनों ऑप्शन ये भारत में भी मिलते हैं, ब्रिटेन में भी मिलते हैं, लेकिन ये जुडिशियल रिव्यू वाला केवल भारत में मिलता है, ब्रिटेन में नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है, हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से भिन्न किस प्रकार भिन्न है। अभी हम वही प्रश्न पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन इसमें पूछने का तरीका दूसरा है। इसमें पहला स्टेटमेंट दिया है, जहां तक विधि निर्माण का संबंध है ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। तो ये सही है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ब्रिटेन के संसद के बारे में कहा जाता है कि वो स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री छोड़ के बाकी कुछ भी वो बना सकता है, इतना संप्रभुता है वहाँ की संसद में। दूसरा स्टेटमेंट है, भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। ये भी सही है भारत के बारे में, क्योंकि अभी देख के आ रहे हैं भारत और ब्रिटेन में भिन्नता थी किसकी, जुडिशियल रिव्यू की थी। ये जुडिशियल रिव्यू की बात कर रहा, तो हमसे पूछा कौन सा उत्तर सही है, तो ए और सी दोनों सही है। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। ऑप्शंस क्या दिया हमको, संसदात्मक सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार, संघात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका। तो भारत में संसदात्मक सरकार भी होती है, स्वतंत्र न्यायपालिका भी है और संघात्मक सरकार भी है, लेकिन अध्यक्षात्मक सरकार भारत में नहीं है। ये कहाँ है, ये यूएसए जैसे देशों में पाई जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला है, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है, धर्मनिरपेक्ष राज्य, संसदीय पद्धति की सरकार, संघीय नीति, राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार। तो कौन सा सही नहीं है, भारत में राष्ट्रपति पद्धति की सरकार नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, भारत में राष्ट्रपति पद्धति ही नहीं बल्कि संसदीय पद्धति की सरकार है, तथा यहाँ राष्ट्रपति शासन का औपचारिक प्रमुख मात्र है, मतलब जो राष्ट्रपति होता है केवल औपचारिक प्रमुख है।
अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन क्या है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली लागू है। अभिकथन क्या है, मतलब कारण क्या है, भारत में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला क्या दिया, ये तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता, यहाँ नहीं शब्द ध्यान दीजिएगा। अगला क्या दिया ऑप्शन, ए गलत है किंतु आर सही है। अगला क्या दिया, ये सही है किंतु आर गलत है। फिर अगला है, ए तथा आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता, तो यही सही हो जाएगा क्योंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, ये सही है। दूसरा, भारत में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है, ये भी सही, अनुच्छेद 75(3). आइए देख लेते हैं। इसमें दो अनुच्छेद आपको ध्यान रखना है, एक 75(3), एक 164 दो राज्यों के लिए है और 75(3) संघ के लिए। 75(3) में क्या बोला गया, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। 164(2) में क्या बोला गया, मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। तो दोनों ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि, पहला क्या दिया ऑप्शन, लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। दूसरा क्या दिया, संसद संविधान का संशोधन कर सकती है। तीसरा क्या दिया, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। चौथा क्या दिया, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो संसदीय प्रणाली की सरकार है भारत में क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ये किस बात, मतलब किस अनुच्छेद में कहा गया है, ये 75(3) में कहा गया है। ठीक, इतना आपको ध्यान रखना है। अगला है, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि, ऑप्शंस क्या हैं, कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। दूसरा है, यह नीति को निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है। तीसरा है, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। चौथा है, सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता। तो प्रमुख लाभ यह होता है इसका कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है। ऑप्शंस क्या दिया है, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, सही है ये। दूसरा है, जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वह अपने पद पर रहते हैं, ये भी सही क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव आते ही पूरी मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाती है। आगे, राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, ये गलत है। राज्य का अध्यक्ष भारत में राष्ट्रपति होता है जबकि मंत्रिमंडल का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए। यहाँ देख लीजिएगा कि भारत में राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है जबकि मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। अगला प्रश्न है, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या वक्तव्य सही है। ऑप्शन क्या है, विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। दूसरा है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है। तीसरा है, विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं। चौथा है, राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। पांचवा है, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ई। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। शासन प्रणाली की सामान्यतः दो पद्धतियां होती हैं, एक है संसदीय, दूसरी है अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका, जिसको विधायिका बोला जाता है, व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है और न्यायपालिका कार्यपालिका एवं विधायिका के कार्यों की न्यायिक समीक्षा कर सकती है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा आप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। किसके बारे में प्रश्न पूछ रहा, मंत्रिमंडलीय सरकार के बारे में। पहला ऑप्शन है, ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था है जिसके उत्तरदायित्व तो जटिल हैं और उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है। दूसरा क्या है, ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिसके उत्तरदायित्व तो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। चौथा क्या दिया है, सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि, यही सही है। चौथा क्या दिया है, उस शासनाध्यक्ष के हाथों को मजबूत करने का एक साधन जिसका जनता पर नियंत्रण ह्रासोन्मुख दशा में है। तो ये गलत है। सही आंसर इसका क्या है, सी। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली या उत्तरदायी शासन प्रणाली के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसमें सरकार मतलब मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अतः सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना ही मंत्रिमंडलीय स्वरूप की सरकार या संसदीय सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत हैं। ये इतना ध्यान रखना आपको।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं, किसमें निहित होती हैं? ऑप्शंस क्या है? राष्ट्रपति में, व्यवस्थापिका में, कैबिनेट में, उच्च सदन में। तो किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति में। लेकिन वास्तविक शक्तियों का उपभोग कौन, ये राष्ट्रपति पद्धति का पूछ रहा है, लेकिन अगर यही संसदीय पद्धति होती तो यहाँ राष्ट्रपति की जगह उत्तर हो जाता प्रधानमंत्री, ये केवल उसमें नाम मात्र के होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूल लक्षण हैं। पहला क्या दिया स्टेटमेंट? यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, सही है। दूसरा है, इसमें संसदात्मक स्वरूप की सरकार है, ये भी सही। तीसरा है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, क्योंकि प्रस्तावना शुरू ही होती है भारत के लोग। तीनों स्टेटमेंट ये ऊपर वाले अभी तक सही है। चौथा क्या है? यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, ये गलत है। तो हमसे पूछा सही उत्तर का चयन करिए, तो सही उत्तर बी हो जाएगा, 1, 2, 3। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लोकतांत्रिक गणतंत्र, संसदात्मक सरकार एवं सर्वोच्च सत्ता का जनता में निहित होना भारत की राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। तथापि यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं करती, बल्कि सत्ता को केंद्र एवं राज्यों में विभाजित करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। दूसरा क्या दिया है? भारत एक प्रभुता संपन्न राज्य है। तीसरा क्या है? भारत में लोकतांत्रिक समाज है। चौथा क्या है? भारत एक कल्याणकारी राज्य है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो सही इसमें चारों हैं, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, ठीक है। दूसरा सब प्रभुता संपन्न है, ये भी सही है। तीसरा है लोकतांत्रिक, भारत में लोकतंत्र है, ये भी सही। चौथा कल्याणकारी राज्य, ये भी सही, क्योंकि डीपीएसपी की बात की गई है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? ऑप्शंस क्या है? एक, संविधान संगत सरकार। दूसरा क्या है? लोकतांत्रिक सरकार। तीसरा है विधि का शासन। चौथा है सत्तावादी सरकार। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में पूछा गया तो सत्तावादी सरकार इसका नहीं है। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। भारतीय शासन प्रणाली में शासन का संचालन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होता है। भारत में विधि का शासन है, यह गणतंत्र है, ना कि राजतंत्र है। प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत जनता अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन कर संविधान संगत लोकतांत्रिक सरकार का गठन करती है। यह सत्तावादी सरकार नहीं है, यहाँ सत्तावादी सरकार नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है। ऑप्शंस क्या हैं? भारतीय संविधान से, भारत के प्रधानमंत्री से, भारत के राष्ट्रपति से, भारत की संसद से। तो किससे प्राप्त होता है? भारतीय संविधान से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर को चुनिए। अभी कथन क्या है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अब कथन या कारण क्या है? भारत का एक अपना संविधान है। तो भारत का संविधान है, इससे भारत एक लोकतांत्रिक देश नहीं हो जाता है, ठीक है। तो कथन सही है, कारण भी सही है, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शंस क्या दिया इसका? ए तथा आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या है, ये तो होगा नहीं। दूसरा है ए तथा आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं, यही ऑप्शन सही है। तो 24 का बी सही है। 25वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? ऑप्शन क्या है? ए क्या है? जवाबदेही। बी क्या है? पारदर्शिता। सी क्या है? कानून का नियम। चौथा है लाल फीताशाही। तो सुशासन की विशेषता हमसे पूछ रहा है, उसमें से नहीं। तो लाल फीताशाही सुशासन की विशेषता नहीं। सुशासन का मतलब होता है अच्छा शासन, जिम्मेदारी, जवाबदेही, पारदर्शिता, ये सब। तो लाल फीताशाही से कामों में देरी होती, इसलिए ये सुशासन की विशेषता नहीं हो सकता। 26वां, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। ऑप्शंस क्या है? अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। दूसरा है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। तीसरा है सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कल्याणकारी राज्य मतलब वेलफेयर स्टेट की बात की गई, तो क्या होगा? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। अगला है राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? मतलब राज्य हर जगह है, ठीक। तो ऑप्शन क्या दिया? कल्याणकारी राज्य, लोकतांत्रिक राज्य, कम्युनिस्ट राज्य, पुलिस राज्य। तो किसकी व्याख्या है ये? कल्याणकारी राज्य की व्याख्या है। आइए इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की व्याख्या करता है। कल्याणकारी राज्य की सरकार समग्र विकास और प्रगति की व्यापक और अधिक धनात्मक आवश्यकताओं से संदर्भित होकर कार्य करती है तथा मात्र शांति बनाए रखना, विवादों का समाधान और आवश्यक सेवाओं को उपलब्ध कराने तक ही उसका कार्य सीमित नहीं है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कल्याणकारी राज्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? ऑप्शंस क्या दिया है? कल्याणकारी राज्य, राजनैतिक समानता, समाजवादी राज्य, साम्यवादी राज्य।
तो भारतीय संविधान का दर्शन कौन सा नहीं, साम्यवादी राज्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। हमको दिया क्या है, पहला कथन दिया है कि भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, सही पूछा है हमसे। दूसरा क्या दिया है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, ये दोनों तो अभी तक गलत है। तीसरा है, भारत एक कुलीन तंत्र है, ये भी गलत। चौथा, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, यही सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि संसद में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन का संचालन करते हैं। अगला है, भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है। ऑप्शन क्या है, जनता, संसद, संविधान, राष्ट्रपति। तो राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत पूछा है हमसे, तो कौन है, वो हो जाएगा जनता, क्योंकि भारत की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोक से। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अध्यक्षात्मक का पूछ रहा, संसदात्मक का नहीं। ऑप्शन क्या दिया, संविधान की कठोरता, एकल कार्यपालिका, व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता, अवशिष्ट अधिकार राज्यों के पास होना। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व कौन है, एकल कार्यपालिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। या फिर दिया, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है, मतलब अध्यक्षात्मक का फिर पूछ रहा है। ऑप्शंस क्या दिया, कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। तीसरा है, राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। चौथा दिया, उपरोक्त वर्णित सभी तथ्य सही हैं। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की ये तीनों विशेषताएं हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उपयुक्त वर्णित सभी तथ्य सही हैं। अगला प्रश्न दिया है, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ। ऑप्शन क्या दिया है, यूगोस्लोवाविया, स्विट्जरलैंड, मिस्र, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सबसे पहले कहाँ हुआ है, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का उदय सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। इस शासन प्रणाली में प्रमुख कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, वह लोगों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। इस शासन प्रणाली में कार्यपालिका व्यवस्थापिका से पृथक होती है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, मतलब भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है, ये पूछ रहा। पहला दिया है, संविधान लिखित है। दूसरा है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तीसरा है, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। चौथा है, यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। हमसे पूछा भारत में प्रजातंत्र मतलब लोकतंत्र। लोकतंत्र किस लिए है, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। तो सही उत्तर क्या होगा, सी। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। किसको क्रियाशील बनाता है। पहला क्या दिया, साधारण पुरुषों तथा महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। दूसरा है, कार्यपालिका नेतृत्व को सशक्त बनाने वाली पद्धतियों को। तीसरा है, गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को। चौथा है, समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं के एक समूह को। तो पूछा क्या है, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण हमसे पूछा है, तो क्या है ये, साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को ये उत्कृष्ट बनाता है। ठीक, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। ऑप्शन क्या दिया, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। गणतंत्र होने का ये मतलब नहीं है। दूसरा है, भारत में संसदीय शासन नहीं है। संसदीय शासन है, पहली बात तो स्टेटमेंट ही गलत है ये। तीसरा है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ये सही है। गणतंत्र का मतलब ये होता है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। चौथा क्या दिया, भारत राज्यों का संघ है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। गणतंत्र का आशय है कि राष्ट्र का प्रधान निर्वाचित होता है, वह वंशानुगत नहीं हो सकता। भारत में राष्ट्र का प्रधान अर्थात राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, इस प्रकार भारत एक गणतंत्र है। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है। क्या अंतर्निहित, पहला क्या है, राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। दूसरा क्या है, देश स्वतंत्र है। तीसरा क्या है, देश में एक जनतांत्रिक व्यवस्था की सरकार है। चौथा क्या है, देश में अंतिम सत्ता संसद में निहित है। तो भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित क्या है, राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। अगला है, निम्नलिखित में से किनसे विनिर्धारित होता है भारत का संविधान परिसंघीय है। ऑप्शन क्या है, संविधान लिखित और अनम्य है। दूसरा है, न्यायपालिका स्वतंत्र है। तीसरा है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। चौथा है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। तो यही एक लक्षण है जिससे पता चलता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है, क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया। संविधान की सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची की बात है। तो सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कैसा है।
ऑप्शन क्या दिया, कठोर है, लचीला है, ना ही कठोर ना ही लचीला, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। तो भारतीय संविधान कैसा है, ये अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं एक बार। भारतीय संविधान को कठोर और नम्य का मिश्रण माना जाता है, अतः यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला संविधान है। ऐसा क्यों बोला जाता है, आइए अब इसको देखते हैं। इसके कतिपय उपबंधों को संसद द्वारा साधारण बहुमत से ही संशोधित किया जा सकता है, जबकि कुछ उपबंधों के संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 के अधीन 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती। साथ ही कुछ विशिष्ट उपबंधों के संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत क्या होता है, प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत के अतिरिक्त, मतलब विशेष बहुमत के अतिरिक्त आधे से अन्यून राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी आवश्यक होता है। तो भारतीय संविधान कैसा है, अंशतः कठोर है, अंशतः लचीला है। अगला प्रश्न है, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन क्या है, सामूहिक उत्तरदायित्व, न्यायिक समीक्षा, द्विसदनीय व्यवस्थापिका, वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका। तो भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में मुख्य अंतर क्या है, न्यायिक समीक्षा। इसको हम ऊपर ही सॉल्व कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन क्या दिया है, भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। कारण क्या दिया है, उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। देखिए, कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन भारत में एक संघीय शासन प्रणाली का प्रावधान है, इसका मतलब ये नहीं एक शक्तिशाली केंद्र है इसलिए संघीय प्रणाली का प्रावधान है। तो कथन और कारण दोनों सही, लेकिन कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न क्या है, भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। कारण क्या है, भारत एक संघीय राज्य नहीं है। हमसे पूछा क्या है, सही उत्तर चुनना है। ए तथा आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है, क्योंकि यहाँ देखिए कारण में लिखा भारत एक संघीय राज्य नहीं है, तो जबकि भारत एक संघीय राज्य है, यहाँ नहीं शब्द गलत लिखा है। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है। ऑप्शन क्या है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। दूसरा है, संघ की विधायिका में संगठक इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। तीसरा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टियों के निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकते हैं। चौथा है, मूल अधिकार न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था के संघीय लक्षणों में प्रमुख है लिखित एवं कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र एवं राज्यों में शक्तियों का वितरण, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, द्विसदनीय संसद आदि। इनमें से न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सुरक्षित होना संघीय प्रणाली की अनिवार्य शर्त है, क्योंकि न्यायपालिका के पास ही संविधान की व्याख्या की शक्ति होती है, ताकि संघीय संरचना में संविधान के मूलभूत प्रावधानों को केंद्र द्वारा एक पक्षीय रूप से परिवर्तित न किया जा सके। भारतीय संविधान के तहत केंद्र एवं राज्यों के बीच विवादों के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय को आरंभिक अधिकारिता प्राप्त है। ज्ञातव्य है कि भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा में राज्यों के निर्वाचित प्रतिनिधि होना भी भारतीय राज्य व्यवस्था के संघीय स्वरूप को दर्शाता है। तथापि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिखित संविधान के तहत सुरक्षित होने का ही प्रश्नगत विकल्पों में भारतीय राज्य व्यवस्था के संघीय स्वरूप को दर्शाने वाली अनिवार्य विशेषता मानना समुचित उत्तर है। क्योंकि देखिए, यहाँ पूछा हमसे अनिवार्य, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। ऑप्शन क्या दिया, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। दूसरा क्या है, पूर्ण रूप से लिखित संविधान। तीसरा क्या है, एकहरी नागरिकता। चौथा, स्वतंत्र न्यायपालिका। तो संघीय लक्षण कौन सा नहीं है, एकहरी नागरिकता। अगला है, भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं। क्या क्या दिया, लिखित संविधान, ये एकात्मक नहीं संघीय है। कठोर संविधान, ये भी एकात्मक नहीं है। संविधान की सर्वोच्चता, ये भी एकात्मक नहीं है। राज्यपाल की नियुक्ति, ये एकात्मक लक्षण है जो कि कनाडा से लिया गया है। तो जिसमें 4 है वही होगा, 4 पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं, डी में है, तो यही इसका सही आंसर होगा। मतलब राज्यपाल की नियुक्ति, फिर शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ये भी नहीं होगा। फिर राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, ये होगा। संवैधानिक संकट, ये भी एकल होगा।
तो सही उत्तर डी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था का एकात्मक तत्व है। अब एकात्मक पूछ रहा हमसे। शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ये नहीं है। राज्यपालों की नियुक्ति, ये है। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, ये भी है। न्यायिक पुनर्विलोकन, ये नहीं है। अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312, ये भी है। और द्विसाधनात्मक व्यवस्थापिका, ये नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 2, 3, 5। अगला प्रश्न है, भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है। पहला क्या दिया, संविधान शासन की मूल संरचना के लिए संघीय व्यवस्था की प्रावधान करता है, ये सही है। एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है, ये भी सही है। तीसरा है, दोनों संघ तथा राज्य विधायिकाएं प्रभुता संपन्न है, ये गलत है। चौथा है, विधायकीय, वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियां संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई, ये भी गलत है। तो हमसे क्या पूछा, सही उत्तर का चयन करिए। तो सही क्या है, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है। ऑप्शन क्या है, त्वरित निर्णय, लचीलापन, बड़े देशों के लिए आदर्श, कानून की एकरूपता, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा सही नहीं, बड़े देशों के लिए आदर्श। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है, कारण क्या है, भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्र के साथ जोड़ा गया है। तो भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है क्योंकि भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। कथन क्या है, राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं। दूसरा है, लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कथन तथा कारण दोनों सही तथा आर मतलब कथन कारण की सही व्याख्या करता है। इसको देख लेते हैं। राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का जीवन रक्त कहा जाता है क्योंकि राजनीतिक दल लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत चुनाव में भागीदारी, सरकार का निर्माण व नागरिकों में राजनीतिक सहभागिता का प्रशिक्षण एवं अवसर प्रदान करते हैं। यह भी सत्य है कि लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। अतः प्रश्न में दिए गए कथन एवं कारण दोनों सही तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। इस तरह 50 क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।